हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है मॉन्टक्स टेस्ट। ठीक है, मॉन्टक्स टेस्ट को और भी नाम से जाना जाता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट केवल ये कंफर्म करने के लिए किया जाता है कि बॉडी में पहले कभी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कांटेक्ट में आई है या नहीं आई है। ठीक है, इसको एक और नाम से और जानते हैं, इसको PPD भी कहते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, टेस्ट कहा जाता है क्योंकि यही प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव रहता है, इसको स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं और फिर वही 48 से 72 आवर के बाद वहाँ पे स्किन के रिएक्शन को देखा जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पे स्वेलिंग है, एंड्यूरेशन की कंडीशन है और वहाँ पे जो साइज ज़्यादा है, नॉर्मल से अधिक हो गया है, तो क्या माना जाएगा, इसको पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, तो ये भी मेनली होता क्या है, जिसको हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहते हैं, इसमें मेनली क्या होगा, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसके बेसिस पे ये डायग्नोसिस होता है। ठीक है, क्योंकि जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस होगी उसको ये कंफर्म नहीं करता कि एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, बल्कि ये बताता है कि बॉडी में पहले से ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आई है कि नहीं आई है। ठीक है, अगर ट्यूबरकुलोसिस के कांटेक्ट में आई होगी बॉडी, तो क्या होगा, वहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा वैसे नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव मॉन्टक्स टेस्ट का ही क्या रहेगा, वहाँ पे एक्टिव डिजीज नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव आ गया तो वहाँ पे एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है। ठीक है, यूजफुल फॉर लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका यूज़ किसके लिए, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में होता है, जिसमें बैक्टीरिया तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है लेकिन वो एक्टिवली डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में कोई वहाँ पे सिम्टम्स नहीं होंगे। ठीक है, वो केवल इन्फेक्शन क्या रहेगा, वो दूसरों में केवल क्या करेंगे, इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो मॉन्टेक्स टेस्ट मोस्टली अगर देखा जाए तो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस की स्क्रीनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके स्क्रीनिंग से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट भी कह सकते हैं, वहाँ पे जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को कंफर्मेशन के लिए नहीं करते हैं, लेकिन पेशेंट की जो ओवरऑल हेल्थ रहेगी, इम्यून स्टेटस रहेगा या फिर जो एसोसिएटेड डिजीज होती है उसके असेसमेंट को उसके असेसमेंट के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें नेक्स्ट टेस्ट है ESR ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो जो ESR रहता है, जिसको हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, ये भी एक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस में जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने के कारण वहाँ पे क्या होगा, जो ESR होगा नॉर्मल से वहाँ पे बढ़ जाएगा। हालांकि ESR केवल ट्यूबरकुलोसिस के लिए ही नहीं स्पेसिफिक होता है, वो फिर डिजीज एक्टिविटी या फिर जो ट्रीटमेंट रिस्पांस होगा उसकी मॉनिटरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ESR का। नेक्स्ट है CBC, जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है CBC में, ये भी एक रूटीन टेस्ट कह सकते हैं इसको। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो ब्लड सेल्स होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो अगर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में कभी भी एनीमिया या फिर माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन डेवलप हुई है या फिर ब्लड में कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हुई हैं, तो वहाँ पे अपीयर होंगी जाके। ठीक है, तो इसलिए जो CBC होगी, CBC क्या करती है, ओवरऑल हेल्थ स्टेटस या फिर उससे एसोसिएटेड कंडीशंस के बारे में आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं HIV टेस्ट के बारे में। तो HIV टेस्ट इसलिए किया जाता है कि वहाँ पे अगर HIV इन्फेक्शन है तो ट्यूबरकुलोसिस का कह सकते हैं होने के चांसेस, वहाँ पे रिस्क कह सकते हैं उसका बढ़ जाता है, क्योंकि अगर वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में HIV है, ठीक है, पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, तो ट्रीटमेंट प्लान, ड्रग सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बदल देती हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे कंफर्म ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में क्या है, HIV स्क्रीन की के लिए एडवाइस किया जाता है। ठीक है, एक दूसरा है ब्लड शुगर टेस्ट के लिए, जिसको तो ये भी कह सकते हैं डायबिटीज़ पता करने के लिए वहाँ पे इसको करते हैं। ठीक है, तो जो डायबिटीज़ रहती है ट्यूबरकुलोसिस का कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहती है, रिस्क फैक्टर मान सकते हैं। ठीक है, तो हाई ब्लड शुगर होने पे क्या होगा, जो ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट होगा उसका रिस्पांस वहाँ पे बहुत ही
रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट होते हैं जिनके लिए किया जाता है। ब्लड शुगर टेस्ट हो गया, ब्लड शुगर में। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस होगी उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट में जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट यहाँ पे केवल मेडिसिन देने तक ही कह सकते हैं नहीं का सीमित रहता है। ये क्या रहता है, यहाँ पे कंप्लीट मैनेजमेंट करना रहेगा, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, साथ में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, नर्सिंग केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल, हेल्दी लाइफ स्टाइल, और उसमें रेगुलर फॉलोअप, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनका मेनली पर्पज़ क्या रहता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना, और वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं उसको कैसे प्रिवेंट करें, और वहाँ पे कैसे रिकवरी फास्ट हो। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में ये कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। इसमें क्या होगा, जो एंटी ट्यूबरकुलिन टेस्ट रहता है ATT, वो दिया जाता है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मोस्टली कह सकते हैं जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती है उसमें आइसोनियाजाइड हो गया, इसके अलावा रैम्फिसिन हो गया, पायराजिनामाइड हो गया। ठीक है, तो ये सारे एथेम्ब्यूटाल हो गया। तो ये सारी जो ड्रग्स होती हैं भी इसमें रहती हैं, इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ठीक है, तो ट्रीटमेंट का जो पूरा कोर्स होता है, एक कह सकते हैं इसको कंटिन्यू लेना चाहिए। अगर इसको मेडिसिन बीच में छोड़ दी गई तो क्या होगा, वहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो मेडिसिन्स ली जा रही है वो कंटिन्यू वहाँ पे लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशनल थेरेपी की। न्यूट्रिशनल थेरेपी में क्या होता है, मेनली इसका पर्पज़ यही रहता है कि जो पर्सन है या पेशेंट है उसमें न्यूट्रिशनल स्टेटस का इम्प्रूवमेंट, और वहाँ पे इम्यून सिस्टम क्या हो उसका स्ट्रांग बनाना। तो पेशेंट जब वहाँ पे उसका, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो उसका ट्यूबरकुलोसिस वाला पेशेंट में वेट लॉस होता रहता है, प्रॉपर पुअर एपेटाइट की कंडीशन होती है, और वहाँ पे प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। तो इसीलिए क्या करेंगे, उसे हाई प्रोटीन डाइट हो गया, हाई कैलोरीज डाइट, विटामिन मिनरल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लेने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं वहाँ पे जो बैलेंस न्यूट्रिशन है, बैलेंस न्यूट्रिशन से ही टिश्यू रिपेयरिंग और बॉडी स्ट्रेंथ की रिकवरी वहाँ पे फास्ट होगी जाके। ठीक है, इसके अलावा नर्सिंग केयर में क्या करते हैं, नर्सिंग केयर में भी जो नर्सेज रहती हैं वो पेशेंट की डेली असेसमेंट, वहाँ पे मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, सिम्टम्स मॉनिटरिंग और हेल्थ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें करना रहता है कि डेली उसके सिम्टम्स मॉनिटर करेंगी। ठीक है, और उसे एजुकेट करेंगी हेल्थ के बारे में, कैसे करना, मेडिकल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना, ये सारी चीज़ें नर्सेज का फंक्शन रहता है। ठीक है, वो वर्क करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं। इसके साथ उनका जो पेशेंट है उसका ओरल हाइजीन्स हो गया, कैसे मेंटेन करेंगे, पेशेंट हाइजीन्स कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, एडिक्वेट रेस्ट हो गया, साइकोलॉजिकल अप्रोप्रिएट हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनको हम प्रॉपर करके उन चीज़ों को कह सकते हैं प्रॉपर वहाँ पे सुनिश्चित करके हम पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर पेशेंट में फीवर, ब्रीथलेसनेस या हेमोप्टाइसिस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम तुरंत उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या रहेगा, जो पेशेंट जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उसके स्प्रेड को रोकना ही क्या रहेगा, मेन पार्ट रहता है इन्फेक्शन कंट्रोल का। ठीक है, क्योंकि इसमें होगा जो पेशेंट रहता है, पेशेंट को कफ हो गया, ठीक है, कैसे उसको कह सकते हैं रोकेंगे। ठीक है, इसके अलावा माउथ मास्क हो गया, हैंड कह सकते हैं, हैंड ग्लव्स हो गए कह सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को क्या करेंगे, हम वहाँ पे पहनेंगे। ठीक है, तो वेल वेंटिलेटेड वहाँ पे रूम होना चाहिए जिसमें पेशेंट रहता है, और इसके अलावा वहाँ पे कह सकते हैं वेंटिलेटेड रूम हो गया, हैंड हाइजीन्स हो गया, सनलाइट हो गया।
ठीक है। ये सारी चीज़ें पेशेंट को वहाँ पे, और साथ में क्या करेंगे वहाँ पे पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीज स्प्रेड होने की कंडीशन रहेगी वो रिड्यूस हो जाएगी, डिजीज इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स को भी क्या करते हैं, वहाँ पे मास्क दिया जाता है, कौन सा N95 मास्क दिया जाता है, और वहाँ पे जो कह सकते हैं जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस होंगे उनको फॉलो करना रहता है। इसीलिए जो ये कह सकते हैं जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं तो N95 मास्क वहाँ पे पहनते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, वहाँ पे हॉस्पिटल में जो ट्रांसमिशन होगा उसको हम रोक सकें, नहीं तो क्या होगा, वहाँ पे हॉस्पिटल में भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो जो पर्सन्स रहेंगे वो क्या करेंगे, वहाँ पे अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके, कह सकते हैं अपनी हेल्दी हैबिटेट को अपना करके, या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उनको रिड्यूस करके वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, ठीक है। फैट डाइट हो गई, फैट डाइट के अलावा वहाँ पे तुम्हारा एडिक्वेट स्लीप की कंडीशन हो गई, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। तो ये पूरे कंडीशंस रहते हैं, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर कह सकते हैं या फिर लाइफ स्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से क्या होगा, थोड़ा कह सकते हैं इनको हम कंट्रोल करके अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा, इम्यून सिस्टम वहाँ पे स्ट्रांग होगा, और उसके फंक्शंस बेहतर होंगे, और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट रहेगा वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। इसके अलावा फॉलोअप, तो फॉलोअप को मेनली जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को क्या बोलते हैं कि वहाँ पे नियमित मेडिकल फॉलोअप की कंडीशन के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर टाइम टाइम पर वहाँ पे डॉक्टर्स कह सकते हैं जो टाइम टाइम पे वहाँ पे जो क्लिनिकल सिम्टम्स हो गए, वेट लॉस हो गया, स्पूटम हो गया, तो इन चीज़ों को वहाँ पे एग्जामिन करवा करके, वहाँ पे चेस्ट एक्सरे करके ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को करके वहाँ पे मेनली इन्हीं चीज़ों का फॉलोअप लेके इन चीज़ों को वहाँ पे करता है। तो फॉलोअप इसलिए लिया जाता है कि वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है पूरी तरह से एलिमिनेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट सही से पूरा हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। और जो कार्बन बैक्टीरिया में ड्रग रेजिस्टेंट है कि नहीं हुआ, तो नहीं, ऐसा तो नहीं इसका ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है, ठीक है। और वहाँ पे जो कह सकते हैं जो ड्रग के साइड इफ़ेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये था लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके बाद फॉलोअप लेते रहते हैं, क्योंकि फॉलोअप ज़रूरी रहता है। फॉलोअप लेने से क्या होगा, वहाँ पे कैसी डिजीज है, ठीक है, एलिमिनेट हुई, ट्रीटमेंट, साइड इफ़ेक्ट, और वहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अगर फॉलोअप लेते रहेंगे तो वहाँ पे रिकवरी भी फास्ट होती रहेगी, और वहाँ पे जो ट्रांसमिशन है, ठीक, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, ठीक है। ये नॉर्मल मैनेजमेंट, अब मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले ATT थेरेपी देते हैं, ठीक है, इंटेंसिव केयर। तो जो ATT थेरेपी है ये जो अगर किसी का पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो उसके लिए सबसे पहले एक मेडिकल असेसमेंट है, ठीक। तो जब वहाँ पे ये मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, वहाँ पे थेरेपी देंगे, तो इसका मेनली पर्पज़ क्या रहता है जी, कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसको क्या करना है, वहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है, और वहाँ पे जो डिजीज ट्रांसमिशन होगा उसको रोकना होगा, ठीक है। और वहाँ पे जो लंग्स होते हैं, लंग्स को और वहाँ पे कह सकते हैं पूरी तरह से डिजीज़ फ्री करना होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन को रोकना रहता है, ठीक है। तो मेनली ये क्या है, एंटी कर सकते हैं वहाँ ट्यूबरकुलर टेस्ट थेरेपी रहती है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो ये ड्रग है ये कंबाइन होगा, किसका, एंटी-TB ड्रग का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। इसको देने पे क्या होगा, जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है वो ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप
हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा जो मल्टीपल ड्रग्स होते हैं एक साथ दी जाती हैं, जिससे वहाँ पे ड्रग रजिस्टिविटी ना होने पाए। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे, और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स रहती हैं। तो फर्स्ट फेज़ में मैंने बताया, यहाँ पे पहले फेज़ में मिली इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़, क्योंकि जो स्टैंडर्ड एटीटी वहाँ पे रहेगा मेनली 2 फेजेज़ में डेवलप होता है। पहला इंटेंसिव फेज़ रहेगा, दूसरा कंटिन्यूएशन फेज़ रहेगा। ठीक है, दोनों फेज़ के बारे में हम बात करेंगे भी। ठीक है, इसके पहले इसमें और समझ लेते हैं, क्योंकि जो एटीटी टेस्ट है ये जब एंटी ड्रग ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट का कॉम्बिनेशन होगा, और यहाँ पे बैक्टीरिया जो होगा वो ड्रग रेजिस्टेंट इतनी जल्दी डेवलप नहीं कर पाता, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वहाँ पे मल्टी ड्रग्स टेबलेट एक साथ दी जाती हैं, जिससे क्या हो वहाँ पे रजिस्टिविटी डेवलप ना होने पाए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंटेंसिव फेज या फिर फर्स्ट 2 मंथ फेज। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो एंटी ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है इसके या एंटी ट्यूबरकुलिन थेरेपी को मेनली मैंने बताया 2 फेजेज़ रहती हैं, कौन कौन सी, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज रहती है। इंटेंसिव फेज फर्स्ट 2 मंथ की फेज रहेगी, जिसमें जो ड्रग्स होती हैं इस फेज़ में रहता क्या है, सबसे पहले बात इसका ड्यूरेशन 2 मंथ का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए जो 4 पावरफुल ट्यूबर कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स रहती हैं वो दी जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि जो बैक्टीरिया हो जल्दी से वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए। कारण क्या है, क्योंकि इनिशियल फेज रहती है, इस कारण से यहाँ पे जो बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस जो ये फेज रहेगा इसका मेनली पर्पज़ क्या रहेगा, यहाँ पे रैपिडली कैसे बैक्टीरिया को किल किया जाए, और पेशेंट की जो इन्फेक्शियस डिजीज़ वहाँ पे जितना कह सकते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है, और सिम्टम्स को वहाँ पे इम्प्रूव किया जाए, ड्रग रेजिस्टेंस को रोक सके हम। तो इन चीज़ों के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, 4 मेडिसिन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन्स रहती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनका यूज किया जाता है इंटेंसिव फेज में। तो सबसे पहले आइसोनियाजाइड। तो जो आइसोनियाजाइड रहती है ये सबसे इफेक्टिवली कह सकते हैं बैक्टीरिसाइडल रहती है, ड्रग मानी जाती है, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रहेगा उसकी जो सेल वॉल रहती है, सेल वॉल में मेनली क्या प्रेजेंट रहता है, माइकोलिक एसिड रहता है। तो ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को वहाँ पे ब्रेक कर देती है। ठीक है, उसको वहाँ पे प्रिवेंट कर देगी। जब माइकोलिक एसिड प्रिवेंट हो जाएगा, माइकोलिक एसिड को मैंने बताया था ये क्या करता है, वहाँ पे हाइड्रोफोबिक नेचर क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण ये रिपेलेंट का काम करता है। जो वहाँ पे ड्रग्स यूज़ की जाएगी या फिर जो वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट यूज़ किए जाएंगे उनको क्या करता है, रिपेल करने का काम करता है। ठीक है, और वहाँ पे रजिस्टिविटी काज करता है, बैक्टीरिया को रजिस्टिव बनाता है। तो जब वहाँ पे आइसोनियाजाइड क्या करेगा, जब ट्यूबरकुलोसिस के जो सेल वॉल होगा उसमें जो माइकोलिक एसिड रहेगा उसकी सिंथेसिस को ही प्रिवेंट कर देगा। तो जब सेल वॉल वहाँ पे माइकोलिक एसिड का फार्मेशन ही नहीं कर पाएगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया ये क्या होगा, वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो मेनली आइसोनियाजाइड का यूज़ किसके लिए करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई बैक्टीरिया ना कर पाएँ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। ठीक है, दूसरी रहते हैं रिम्फेपिसिन। ठीक है, तो ये भी क्या करती है, ये भी बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स होती है। ये क्या करती है, जो बैक्टीरिया में जो आरएनए रहता है, आरएनए की सिंथेसिस को ये प्रिवेंट करती है। जब आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तब क्या होगा, वहाँ पे प्रोटीन का फार्मेशन नहीं होगा। प्रोटीन का फार्मेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें वहाँ पे बंद, कह सकते बंद हो जाएंगी। और जब ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और वहाँ पे उसकी ग्रोथ प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जो रिफेमिसिन रहेगी एक ये एक्टिव, कुछ जो डॉर्मेंट बैक्टीरिया रहेंगे दोनों पे इफेक्टिव रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है पायराजिनामाइड। तो जो ये रहेगी ये भी क्या करेगी, जो बैक्टीरिया रहती है, बैक्टीरिया में जो माइक्रोफेजेज रहते हैं
माइक्रोफेजेज और जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये ड्रग क्या करेगी, वहाँ पे इनिशियली इंटेंसिव फेज में ही बैक्टीरिया के लोड को वहाँ पे रिड्यूस करती है। ठीक है, रैपिडली वहाँ पे रिड्यूस कर देगी, जिसके कारण वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा उसका ड्यूरेशन भी कम रहेगा और वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा वो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है इथेनब्यूटाल। इथेनब्यूटाल का भी मेनली ये भी एक ऐसी ड्रग है जो ड्रग रेजिस्टेंट होती है, उसको ड्रग रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करती है कि जो अदर ड्रग्स हैं उनसे रजिस्टिविटी ना काज हो, तो उसको प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो ये भी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस को यहाँ पे प्रिवेंट करती है। तो अगर बैक्टीरिया वहाँ पे किसी ड्रग्स के प्रति वहाँ पे रजिस्टिविटी ही नहीं काज कर पाएगा, रेजिस्टेंट ही नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे जो उसकी इफेक्टिवनेस होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, जो बैक्टीरिया होगा वहाँ पे डिजीज़ काज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं जो इथेनब्यूटाल रहता है ये क्या करता है, जो अदर ड्रग्स होती हैं जो यूज की जाती हैं उनकी इफेक्टिवनेस को ये क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, तो ये 4 तरह की ड्रग्स होती हैं जिनका यूज किया जाता है। अब जो इसका कंटिन्यूएशन फेज रहेगा उसकी नेक्स्ट फेज रहेगी 4 to 4 मंथ के लिए। तो कंटिन्यूएशन फेज का जैसे 2 मंथ के लिए क्या करेंगे, ये चारों मेडिसिन का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फेज आती है। सेकेंड फेज में जो इसका ड्यूरेशन होगा वो कितना रहेगा, 4 मंथ्स का रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक इस टाइम तक क्या होगा, मोस्ट इफेक्टिवली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी की वाल सिंथेसिस वहाँ पे प्रिवेंट होगी। ठीक है, जब सिंथेसिस ही नहीं कर पाएगा तो बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहेंगे तो वो अभी वहाँ पे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो इनका मेनली इस फेज का मेनली पर्पज़ क्या रहता है, जो अदर बैक्टीरिया हैं उनको कम्प्लीटली वहाँ से रिप्लेस कर देना, कम्प्लीटली वहाँ से एलिमिनेट कर देना। ठीक है, तो जब यहाँ से कम्प्लीटली वो बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, तो डिजीज़ को कम्प्लीटली क्योर कह सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, तो सबसे पहले आइसोनियाज़ाइड। तो ये कंटिन्यूएशन फेज में भी आइसोनियाज़ाइड का यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा, जो बचे हुए ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होंगे उनको डिस्ट्रॉय करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जो ये ट्रीट होगा, ट्रीटमेंट जो रहेगा वो कह सकते हैं कंप्लीशन तक बैक्टीरिया के इरेडिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अलावा रिफेमिसिन क्या होगा, इसका यूज़ क्या होगा, ये भी कंटिन्यूएशन फेज में भी दी जाती है, आइसोनियाज़ाइड के साथ इसको भी देते हैं। ठीक, ये क्या करेगा, जो रिमेनिंग बैक्टीरिया होगा, जो बचे हुए बैक्टीरिया होंगे उनको भी ये डिस्ट्रॉय करता है और वहाँ पे कह सकते हैं रिप्लेस होने की प्रोबेबिलिटी भी कम करेगा। तो अगर पेशेंट जो रहेगा, अगर वो पूरा 6 मंथ का कोर्स कम्प्लीटली रेगुलरली ले रहा है, तो मोस्ट ऑफ जो ड्रग सेंसिटिविटी होगी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से वो पूरी तरह वहाँ पे क्योर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 6 मंथ का इनिशियल ट्रीटमेंट रहता है। लेकिन अगर वहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो गई तब क्या करेंगे, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट। अब ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, तो एक ऐसी कंडीशन कह सकते हैं जिसमें जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा, ये जो नॉर्मल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय, वो कह सकते हैं बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। ठीक है, वो मेडिसिन्स वहाँ पे जो ड्रग्स दी जाएंगी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोस्टली ये होता है उसके जो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया के अंदर वहाँ पे ये डेवलप हो जाती है, रजिस्टिविटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, जो अब ये किस कंडीशन में डेवलप होगी, जब वहाँ पे जो एंटी ट्यूबरकुलिन वहाँ पे रहती हैं उनको जो कंटिन्यूस मेडिसिन को नहीं ले रहा है, रेगुलरली नहीं ले रहा है, बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दिया है। ठीक है, या फिर इनकरेक्ट ड्रग वहाँ ले रहा है। ठीक है, पहले ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जो ये जो बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया की अपेक्षा कह सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ लॉन्गर ट्रीटमेंट। ठीक है, लॉन्गर ट्रीटमेंट क्यों रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया हो गया है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है। ठीक है, तो जो 6 ड्यूरेशन रहता है इसके 6 मंथ से ज़्यादा यहाँ पे ड्यूरेशन के लिए उसको चलाएंगे। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स वही 9 मंथ से लेके 24 मंथ तक वो रहता है इसका। ठीक है, तो डिपेंड करता है कैसी कंडीशन वहाँ पे पेशेंट की, उसके अनुसार वहाँ पे दिया जाता है।
ठीक है। तो इसमें मोस्ट ऑफ जो बैक्टीरिया होंगे वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएंगे, या फिर पेशेंट कह सकते हैं वहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में वहाँ पे 9 to 24 मंथ तक क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 9 से 24, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट वहाँ पे देना पड़ता है, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया क्या होंगे वहाँ पे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होंगे, एकदम से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ठीक है, और इसीलिए वहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट ट्रीटमेंट वहाँ पे कंपलसरी रहता है। नेक्स्ट है सेकेंड लाइन ड्रग्स, कैप्रियोमाइसिन हो गया, कार्नियामाइसिन हो गया और साइक्लोसेरिन हो गया। तो ये मेडिसिन्स होती हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स में, इनका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में मैंने बताया था आइसोनियाजाइड और एम्फेसिन, जो कि लास्ट 6 मंथ तक चलती हैं। ठीक है, अगर वो इफेक्टिवली नहीं हुई वहाँ पे, ठीक है, अगर वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गया तो वो इफेक्टिवली नहीं होती हैं, तब क्या करेंगे वहाँ पे सेकेंड लाइन जो एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स रहती हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि तुम्हारा कैप्रियोमाइसिन हो गया, ये क्या करता है, एक इंजेक्शन के फार्म में वहाँ पे एंटीबायोटिक होता है, कह सकते हैं इंजेक्टेबल होता है एंटीबायोटिक्स, जो क्या करेगा, जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा उसको वहाँ पे ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अलावा कैनामाइसिन। तो कैनामाइसिन भी एक इंजेक्टेबल एंटी कह सकते हैं ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती है। ठीक है, इसका भी मोस्टली यूज किसके लिए किया जाता है, वहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए ही किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन्स भी एक ओरल्स कह सकते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स होती है। तो जब ओरल ड्रग्स होगी तो ये क्या करेगी, जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा उसके वाल जो रहेगी, सेल वाल रहेगी, उसकी सिंथेसिस को ये प्रिवेंट करेगी। ठीक है, तो ये ड्रग्स का यूज़ किया जाता है जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन डेवलप होती है तब। ठीक, तो वहाँ पे हम ये मेडिसिन्स यूज़ करेंगे, कौन कौन सी, कैप्रियोमाइसिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया और साइक्लोसेरिन हो गया। ठीक है, ये मेडिसिन्स का वहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा सुपर स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, सुपरविजन में वहाँ पे करेंगे। जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है इसका ट्रीटमेंट केवल जो ट्यूबरकुलोसिस के सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं या फिर चेस्ट फिजिशियन होते हैं, उनके सुपरविजन में ही वहाँ पे दिया जाता है। क्योंकि जो सेकेंड लाइन ड्रग्स होती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा वो भी ज़्यादा रेगुलर रहता है। ठीक है, इसके अलावा कह सकते हैं जो यहाँ पे, चलो ठीक है, इसके अलावा रेगुलर वहाँ पे फॉलोअप लेते रहेंगे पेशेंट का और वहाँ पे लेबोरेटरी की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ठीक है, और प्लस ये भी देखते रहेंगे कि उसे जो पेशेंट है, पेशेंट को ड्रग से ससेप्टिबिलिटी तो वहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करते रहेंगे और वहाँ पे ट्रीटमेंट भी चेक करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लेते हैं ड्रग्स का मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बारे में। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब जो हम ट्यूबरकुलोसिस के मेनली ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके साथ साथ में वहाँ पे हम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, बल्कि क्या करेंगे, पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे देते हैं सपोर्टिव थेरेपी देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें सपोर्टिव थेरेपी में ऑक्सीजन थेरेपी हो गया। ठीक है, एंटीपायरेटिक फॉर फीवर, एंटीपायरेटिक दी जाती हैं फीवर के लिए, मान लीजिए जो ट्यूबरकुलर पेशेंट रहेगा वहाँ पे। ठीक है, वो तो उसके लिए क्या देंगे वहाँ पे, फीवर के लिए रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि पीसीएम दे सकते हैं। इसके अलावा जो रहता है ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। मेनली एंटीपायरेटिक का फंक्शन क्या रहता है, ये क्या करता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जो बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तब वहाँ पे जो पर्सन होगा वो वहाँ पे कंपल्सरी फील करेगा। ठीक है, कंफर्ट फील करेगा, सारी चीज़ें। तो बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए, हेडेक को रिड्यूस करने के लिए, बॉडी पेन को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे हम थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी। मान लिया कोई ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है, उसको सीवियर ब्रीथलेसनेस की कंडीशन डेवलप हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वहाँ पे हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। ठीक है, जिससे क्या होगी, वहाँ पे जो टिश्यूज है वहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर पहुँचेगी और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का रिस्क कम हो जाएगा। इसके अलावा ब्रोंकियोडायलेटर हो गया, ब्रोंकियोडायलेटर भी दिया जाता है वहाँ पे स्पैज्म को
रिड्यूस करने के लिए, तो रिड्यूस करने के लिए देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो एयरवे हो गया उसकी जो स्मूथ मसल्स होंगी वो रिलैक्स होंगी, और वहाँ पे जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होंगे वो भी वहाँ से रिड्यूस होंगे। ठीक, इसके अलावा पेन रिलीफ के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे चेस्ट पेन होती है, मसल पेन हो गया, बॉडी एच की कंडीशन डेवलप होती है, तो वहाँ पे भी क्या करेंगे, हम एनाल्जेसिक्स देते हैं जिससे क्या हो, वहाँ पे पेन रिड्यूस हो, पेशेंट कंफर्टेबल फील करे। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रेशन की कंडीशन, हाइड्रेशन में क्या होता है, पेशेंट भी वहाँ पे डिहाइड्रेट होने लगता है, तो पेशेंट को प्रॉपर्ली हाइड्रेट बनाए रखने के लिए, हम फ्लूइड को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे ORS दे सकते हैं, फ्रूट का जूस दे सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी फ्रूट हो सकता है जो कि वहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन में हेल्प करे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देख के हम क्या करेंगे, उसको पेशेंट को हाइड्रेट रखेंगे। जब पेशेंट हाइड्रेट रहेगा तो वहाँ पे बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होगी वो भी बेहतर रहेगी, और वहाँ पे जो टॉक्सिन्स होंगे बॉडी से वहाँ पे रिमूव होंगे, और रिकवरी भी फास्ट होगी। ठीक है, तो ये इसका था। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या होता है, कौन कौन से कैसे हम न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, आज इतना ही रखते हैं।